नमस्कार। मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। इस समय जो हमारी श्रृंखला चल रही है विदेशी आक्रमण, उस पे आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने बताया था पिछले एपिसोडों में कि कैसे ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर के और 1000 ईस्वी तक किस तरह से आक्रमण हुए। तो मोटा मोटी 1000 ईस्वी तक जो आक्रमण हुए, 1000 ईस्वी तो नहीं कहेंगे, 700 ईस्वी तक जो आक्रमण हुए, वो आक्रमण ऐसे थे कि वो आक्रमण करने के बाद उन लोगों ने भारतीय सभ्यता को अपना लिया, भारतीय कल्चर को अपना लिया, भारतीय समाज में घुल मिल गए। हालांकि वो विदेशी थे, क्रूरतापूर्वक हमला किया उनमें से कुछ ने, लेकिन अंत में वो यहाँ के ज्ञान विज्ञान, यहाँ के सांस्कृतिक वैभव, यहाँ की सामाजिक परंपराएं, यहाँ की उदारता, यहाँ के त्याग की परंपरा, इन सब से बहुत प्रभावित हुए और यहाँ के समाज में रच बस गए। कालांतर में गुप्त पीरियड में हुणों का आक्रमण हुआ। बड़ा खतरनाक युद्ध था वो। हुणों का आक्रमण काफ़ी खतरनाक था। वो हुण एक मध्य एशिया की काफ़ी क्रूर जनजाति थी, ये घुमंतू लोग थे। और भारत के वैभव के बारे में जब जाना तो भारत पर हमला किया उन्होंने। फिर बाद में कहीं हारे कहीं हराए, ऐसे करते हुए वो लोग भी भारत में रच बस गए। एक शाखा उनकी यहाँ रुक गई, बाकी शाखाएं अपना चली। चूँकि खानाबदोश थे, एक जगह रहने की उनको आदत नहीं थी, वो वापस चले गए। कुछ शाखाएं यहाँ रुक गई, जो रुक गए वो यहाँ के हो गए। सबसे पहले अरबों का युद्ध हुआ 712 में। मोहम्मद बिन कासिम, आप सभी लोग जानते हैं। अरबों का युद्ध मूलतः यहाँ के समाज को जानना था और यहाँ से धन वैभव लूटना था। चूँकि इस्लाम का जन्म हो गया था, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए उन लोगों को एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ धर्म का प्रचार प्रसार बेहतर ढंग से हो, आसानी से हो और विरोध कम से कम हो। यहाँ के उदार चरित्र के लोग थे। उदार चरित्र के लोगों की वजह से, उदारता की वजह से, सबको समन्वय के साथ साथ लेकर चलने की वजह से, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होने की वजह से इन अरबों को भी एक प्लेटफॉर्म मिला। अरबों के बाद तुर्क आए। तुर्क हालांकि बर्बर थे, लेकिन आरंभ किए 100 वर्षों तक वो भी लूटते रहे। यहाँ आए, हमला किया, तोड़ा फोड़ा, लूटे चले गए। आए, हमला किया, तोड़े फोड़े, लूटे चले गए। 1000 ईस्वी के बाद तुर्कों में कुछ ऐसे भी थे जो अस्थायी रूप से यहाँ आए, शासन की स्थापना की। उसके बाद मुग़ल आए, उन्होंने भी अस्थायी रूप से शासन की यहाँ स्थापना की और राजकाज किया। यहाँ के समाज में रचने बसने की कोशिश की। उसमें से कुछ क्रूर हुए, कुछ मध्यमार्गी होने का दिखावा करते रहे। वो इतिहास जब हम उस चैप्टर, उस अवधि को के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उस पर अलग अलग हम एक वीडियो बनाएंगे, एक एक। वो बाद में हम केवल विदेशी आक्रमण कैसे, किस तारतम्यता के साथ चले और उनकी सोच कैसे बदलती गई, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मुग़लों के बाद आए अंग्रेज। अंग्रेज़ों ने, आपको सबको पता है कि अंग्रेज़ पहले व्यापारी बनकर आए, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को जब देखा तो उन्हें लगा कि हम धीरे धीरे अपनी उस कंपनी को राज्य के रूप में स्थापित करने लगे, राजाओं जैसे व्यवहार करने लगे। उनकी कॉलोनियाँ बनने लगीं, किले बनने लगे और उनको मुग़लों से भी सपोर्ट मिला। वो मुग़लों से क्यों सपोर्ट मिला, कैसे सपोर्ट मिला, वो हम बात आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज तो सिर्फ ये चर्चा है कि कैसे धारणाएं बदलती गईं समय के साथ, और जो भी विदेशी आक्रमण हुए वो समय के साथ कैसे बदलते गए। तो हमने बताया ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक की जो विदेशी आक्रमण थे वो कैसे थे।
500 से 1000 ईस्वी के बीच जो आक्रमण थे वो कैसे बदलते गए। हुनों का आक्रमण हुआ, उसके बाद अरबी आए, और अरबों के बाद तुर्क आए, और तुर्कों की एक शाखा जो यहाँ स्थापित हो गई। फिर बाद में उनका विस्तार हुआ, उसके बाद मुग़ल आए। सबने आकर के यहाँ एक उनका सबसे बड़ा पॉइंट था यहाँ पर यहाँ के लोगों की उदारता और सांस्कृतिक विविधता और यहाँ का धन वैभव। पहली बात कि यहाँ के लोग उदार थे, सांस्कृतिक रूप से संपन्न थे। तुर्क एक खानाबदोश जनजाति के लोग थे, अरब भी ऐसे ही थे और क्रूर विचारधारा के थे। चूँकि उनका रहन सहन खान पान हिंसा पर आधारित था, मांसभक्षी थे, मांस का भक्षण करते थे। उनके यहाँ अनाज की उपज बहुत कम होती थी। कबीलों में कभी मतैक्यता नहीं थी, कबीलों में लगातार झगड़े होते थे। तो वो उनके कल्चर में था, झगड़ा करना, धोखे से मार देना, धोखे से छीन लेना, तो ये सब होता था। यहाँ जब यहाँ के लोगों की सौम्यता देखा उन्होंने, सांस्कृतिक वैभव देखा, आर्थिक वैभव देखा, वो प्रभावित हुए। यहाँ आकर के पहले तो लूटा, फिर उनको लगा कि हम लूट के जाने से बेहतर है कि यहीं रहें। उन्होंने राज्य भी स्थापित किया, उनको मौका मिला, हमने उनको भी मौका दिया, राज्य स्थापित किया, लंबे समय तक रहे। फिर मुग़ल आए, अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों को भी 100 वर्षों तक लगा कि अब व्यापार करने से बेहतर है कि यहाँ एक राज्य की स्थापना की जाए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बौद्धिक रूप से हमारे युवाओं को, जो नई पीढ़ी जैसे जैसे तैयार होती गई, उनको तोड़ने की कोशिश करने लगे। अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम इनके जब तक ज्ञान वैभव और सांस्कृतिक वैभव को नहीं तोड़ेंगे तब तक ये हमारे नियंत्रण में नहीं आने वाले। आप किसी को भी अगर उसके ज्ञान को ख़त्म कर दें, उसकी सोच को ज्ञान ख़त्म करेंगे तो सोच ख़त्म हो जाएगी, सोच ख़त्म कर देंगे आप तो उसकी सांस्कृतिक विविधता ख़त्म हो जाएगी। वो क्या फिर जैसे बिना पूंछ के जानवर होता है, वो स्थिति हो जाएगी उसकी। तो वो उसके सोचने समझने की क्षमता, उसके आगे का जो दृष्टिकोण है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वो अपना जीवन उस तरीके से जिएगा जिसके कारण उसका ये क्षय हुआ है। अंग्रेज़ों ने यही किया। मैकाले के रूप में एक ऐसा दानव आया यहाँ, जिसने एक काल्पनिक शैक्षिक व्यवस्था को स्थापित किया, काल्पनिक विषयों को यहाँ स्थापित किया, काल्पनिक सिद्धांतों को यहाँ स्थापित किया और हमारी युवा पीढ़ी को बिल्कुल अपने असली ज्ञान वैभव से दूर कर दिया। जो भारत वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से प्रेरित था, जो भारत अपने में सबको समाहित करके साथ लेकर चलने वाला था, उदारता का सर्वोच्च शिखर जहाँ विद्यमान हो, भाईचारे की अटूट मिसाल जहाँ हो, त्याग की परंपरा अटूट हो, त्याग की परंपरा सर्वोच्च हो, ऐसा त्याग, तप, भाईचारा, सामाजिक वैभव, पारिवारिक एकता, सामाजिक एकता, इन सब को से ये देश इतना समृद्ध था। और अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर इसको हम कमज़ोर नहीं करेंगे तो हम यहाँ अस्थायी रूप से अपना कुछ भी काम नहीं कर सकते, हम इनको नियंत्रित नहीं कर सकते। और अंग्रेज़ों ने यही किया अपने पूरे शासनकाल में। क्रमशः सबसे पहले तो उन्होंने शिक्षा की पद्धति, जो हमारी सांस्कृतिक थी, गुरुकुल परंपरा थी, उसको तोड़ दिया और शिक्षा की पद्धति को अरबी फ़ारसी में कन्वर्ट कर दिया, माध्यम अरबी फ़ारसी को बना दिया। तो यहाँ दो समुदाय आमने सामने आ गए, हिंदू और मुस्लिम। और जब अरबी फ़ारसी के बीच विवाद होने लगा तो उन्होंने अपनी इंग्लिश को थोप दिया। अब जो हमारा चिंतन शैली था, जो हमारी चिंतन पद्धति थी, वो भ्रमित हो गई।
एक तरफ अरबी फारसी में, एक तरफ इंग्लिश में बंट गई। खाली रह गया हमारा जो प्राचीन वैभव था, सांस्कृतिक वैभव, संस्कृत की जो परंपरा थी वो निढाल पड़ गई। हम अपने सांस्कृतिक वैभव से कटते गए, अपने धार्मिक पुस्तकों से कटते गए। वो धार्मिक पुस्तकें जो आज भी साइंटिफिक रूप से प्रूफ हैं, जिन पर वैश्विक स्तर पर शोध चल रहे हैं, जिसका अगर विस्तार से आज अध्ययन हो रहा है और उससे नए नए तत्व निकाले जा रहे हैं, और जो आज जो वैज्ञानिक वैभव आज पूरी दुनिया में है, उनके सार हमारे धार्मिक ग्रंथों में आज से 2000-3000 साल पहले विद्यमान थे। ऐसा अब मिलने लगा है। तो सोचिए, अंग्रेज़ों ने कितना बड़ा प्रहार किया हमारी सोच पर। पहले हमारे ज्ञान को बांटा, भ्रमित किया, हमारे संस्कृत, हमारे कल्चर को बांटा, हमारे समाज को बांटा, परिवार तक को बांट दिया, और ठाठ से इतने लंबे समय तक शासन किया। यही नहीं, उनका असल चीज़ शुरू हुआ आज़ादी के बाद। उनके अंदर एक दिमाग में ये था कि हम जिसको सत्ता दें वो इतना कमज़ोर हो कि हमारी बैसाखी के बगैर वो शासन कर ही ना सके। कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुना, कांग्रेस की जो प्रांतीय कमेटियां थीं जिनके नाम की सिफारिश की, उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। एक ऐसे पिट्ठू को चुना गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और उसे सत्ता दी गई कि वो विचारधारा से, रहन सहन और सोच से भी अंग्रेज़ था। आप सही समझ रहे हैं, मैं जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में कहा है, और अपने ही नहीं, अपने पिताजी के बारे में भी कहा है कि वो और हम लोग आधुनिक विचारधारा के लोग थे। अंग्रेज़ों की तरह बोलना, अंग्रेज़ों की तरह खाना, पहनना, ओढ़ना, घूमना, सोचना, ये सब हमारे दैनिक व्यवहार का हिस्सा था। तो अंग्रेज़ों ने जिसे सत्ता सौंपी वो व्यावहारिक रूप से, चिंतन के रूप से, बौद्धिक रूप से अंग्रेज ही था। और जिसने गद्दी छोड़ी तो फिर उसके बाद उनकी पुत्री हुई, पुत्री की हत्या हो गई तो उनके पुत्र हुए, और ये परंपरा आज तक चल रही है। आज पार्टी पूरे उस परिवार के कब्जे में है। आप सोचिए, सिर्फ बौद्धिक वैभव अगर किसी से छीन लिया जाए, सांस्कृतिक वैभव किसी से छीन लिया जाए, तो कैसे दिशाहीन हो जाता है। भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ, अंग्रेज़ों ने ऐसा ही किया। और आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी जब तक कांग्रेस का परचम इस भारत की सत्ता में स्थापित रहा, तब तक भारत विपन्न रहा। आप 2014 के बाद से जैसे कांग्रेस कमज़ोर पड़ी, भारत का वैभव देख लीजिए। इसका उत्थान जो 10 साल में हुआ है, पिछले 6 दशकों में, आप देखिए, ऐसा तो आप तुलना करके देख लीजिए। जो अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की थी वो 5वें नंबर की आ गई। अगले वर्ष, आगामी वर्ष हो सकता है वो 4थे नंबर पर आ जाए, और उसके अगले वर्ष ये 3रे नंबर पर आ जाए। ये लगातार उन्नति हो रही है, लोगों का आर्थिक उत्थान हो रहा है, सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है, साक्षरता लगातार बढ़ रही है, शैक्षिक संस्थान लगातार उन्नति कर रहे हैं। तो अब ये ग्रोथ के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भारतीयों पर कैसे विदेशी आक्रमण होते रहे, और ये विदेशी आक्रमण 1600 ईस्वी के बाद कैसे जड़वत हो गए, और उन्होंने चूसना शुरू कर दिया हमारे पूरे सांस्कृतिक वैभव को, हमारे पारिवारिक और सामाजिक वैभव को हीन कर दिया, बिल्कुल चूस लिया।
उसकी गत ये हुई कि हम इस लायक भी नहीं बन पाए कि हम वैश्विक स्तर पर अपने देश को एक नया मुकाम दे सकें, लोग हमारा सम्मान कर सकें। ये हमें गौरव कब मिला? जब कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीनी और वास्तव में एक भारतीय के हाथ में सत्ता आई, जिसने तत्परता से, समर्पण के साथ देश के गौरव, देश के वैभव, देश के आर्थिक उत्थान के लिए काम किया, देश के युवाओं के लिए काम किया। आज भारत का नाम पूरी दुनिया में है। आज जहां भारत का शासक पहुंच जाता है, लोग उत्सुकतावश मिलने की प्रतीक्षा करते हैं उसके। वो चाहते हैं कि पहले मैं भारत से मिलूं, भारत के उस प्रधानमंत्री से मिलूं। लोग रात को आधी रात को इंतज़ार करते हैं, दूसरे शासनाध्यक्ष, दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, आधी रात को इंतज़ार करते हैं कि पहले हम देश के प्रधानमंत्री से मिल लें, भारत के प्रधानमंत्री से, उसके बाद हम विश्राम को जाएं। आज ये इस देश का गौरव है, इस देश का वैभव है। आप ये समझिए कि जब आप जड़ों से उखड़ गए, अपनी सोच, अपने चिंतन, अपने धार्मिक वैभव, अपने बौद्धिक वैभव से जब आप कमज़ोर पड़े, तो आप दूसरों के पैरों तले कुचले गए। और जब आपको याद आया अपना धार्मिक वैभव, अपना बौद्धिक वैभव, आपकी पूछ पूरी दुनिया में होने लगी। इस बात को आप समझिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। आशा है आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसे पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।